नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे लेबर कोड जो हमें इंडिया में है उसके बारे में डिटेल से और एफसीआरए बिल जो कि 2026 में री न्यू किया गया है। ठीक है, इसका जो एफसीआर बिल है ये 2020 में ही लाया गया था, लेकिन अब उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर कोड इन इंडिया की। तो जो लेबर कोड है, हमारा लेबर कोड है, आखिर है क्या? तो रिसेंटली ही 29 जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड थे उनको 4 लेबर कोड में शामिल कर दिया गया। 4 लेबर कोड में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। जो चारों लेबर कोड कौन कौन से हो जाए, कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये सब जो चारों कोड है ये 2020 में ही बनाए गए। ठीक है, इसी में 29 एग्जिस्टिंग जो लेबर कोड थे पिछले, उसको मर्ज कर दिया गया है। वाई वेयर डिज लेबर कोड इंट्रोड्यूस्ड? इस कोड को इंट्रोड्यूस करने की क्या रीजंस हो सकते थे? तो सबसे पहले है टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स लेबर लॉज। जो लेबर लेबर के लिए जो लॉज बनाए गए थे पहले, वो कम्प्लेक्स थे, उसको सिंप्लीफाई करना। उसके बाद जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव करना। इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इनकरेज करना, बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना। टू क्रिएट मोर कम इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, क्रिएट करना। टू प्रोवाइड अ सिंगल फ्रेमवर्क फॉर वेजेज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड द वर्क प्लेस सेफ्टी। इन सभी के कारण ये जो 4 लेबर कोड बनाए गए ये 2020 में बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड इशू, इसमें बहुत सारे रूल्स है, लगभग 6 से 7 रूल्स है, और इसमें कुछ उसमें रिलेटेड इशू भी है, डिमेरिट्स भी है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एफटी। इसके अंदर क्या होता है, जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट हायर करता है उसमें टर्म होता है, टेन्योर होता है कि कितने समय के लिए उसको हायर किया जाए, वर्कर को हायर किया जाए फिक्स्ड पीरियड के लिए। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है कि इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कितने समय, मिनिमम ड्यूरेशंस क्या होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के। उसके बाद एक कंट्रैक्ट जो रिन्यूअल्स है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कितनी बार ये जो एम्प्लॉयर है वो रिन्यू कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है रिपीटेडली रिन्यू शॉर्टर टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू बार बार कर सकते हैं। इससे वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है परमानेंट जॉब में ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द टेम्पररी जॉब्स। जो परमानेंट जॉब जो था 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और उसकी जगह टेम्पररी बेसिस पे जॉब होंगे प्राइवेट सेक्टर में। वहीं वर्कर्स में फेस जॉब इनसिक्योरिटी, रिड्यूस बार्गेनिंग पावर। इससे क्या होते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं फ्लोर वेजेज एंड मिनिमम वेजेज। जो फ्लोर वेजेज और मिनिमम वेजेज का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है, इसमें जो हमारा फिक्स्ड वेजेज है, सबसे कम वेजेज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रावधान किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो प्रॉब्लम है, डिमेरिट्स है, जो रूल डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर वेजेज एंड द मिनिमम वेजेज। द फ्लोर वेजेज और जो मिनिमम वेजेज है, इन दोनों के बीच में क्लियरली डिफरेंसेस एक्सप्लेन नहीं किया गया है कोड ऑफ वेजेज में। उसके बाद जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के साथ अनक्लियर्ड है कि किस तरह से कंसल्ट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से। उसके बाद एग्जिस्टिंग वेज कैलकुलेशन है, कंटिन्यू टू ट्रीट वुमेन एज अ लो कंजप्शन यूनिट। वुमेन को कंजप्शन यूनिट कम आती है एज कंपेयर टू द मैन, विच ले द रिफ्लेक्ट विच मे रिफ्लेक्ट जेंडर बाइस, जो जेंडर बायस को भी रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द वेजेज डिटर्मिनेशन। जो वेज डिटरमाइन किया जाएगा एम्प्लॉय की, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं आवरली वेज कैलकुलेशंस। आवरली वेज कैलकुलेशन जो
कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग आवर्स के हिसाब से वेज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें मिनिमम जो वर्क आवर्स है, जैसा कि 8 आवर्स और 24 आवर्स में वर्क करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग डेली का जो वेज आवर है वो 8 आवर से डिवाइड करके निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो वर्कर्स है जो कि उसके बाद जो रिमेनिंग आवर में जो काम करते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, उनके वेजेज को डिटरमाइन नहीं किया गया है। उसके बाद जो आवरली वेजेज बिकम्स टू लो, जिसके कारण जो हमारा आवरली वेजेज है बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद डोमेस्टिक एंड द गिग वर्कर्स में सफ़र, और इससे जो डोमेस्टिक वर्कर है और गिग वर्कर है जो कभी कभी काम करते हैं मौसम हिसाब से, उसको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि जो उनका जो वर्क है ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही समय का होता है। जैसे ठेले वाला, बेड़ी वाला, ये सब रात के समय में कुछ देर काम करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल जो वर्क वेजेज है यूजली फिक्स्ड सेपरेटली, और जो आवरली वेजेज है इंटरनेशनली उसको सेपरेटली फिक्स्ड किया गया है। ठीक है। अगला कंसेप्ट है गिग एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो गिग वर्कर जो होते हैं, जैसे फूड डिलीवरी बॉय, राइडिंग हेलिंग वर्कर्स, रैपिडो, ये सब जितने भी हैं वो गिग वर्कर्स में आ जाते हैं। ठीक है। और जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इंक्लूड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टिल ट्रीटेड एज सेल्फ एम्प्लॉयड रादर दैन एम्प्लॉयज, इनको सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में डाल दिया गया रादर दैन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और डू नॉट रिसीव फुल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। जैसे हो गया हाउस अलाउंस, डियर अलाउंस या पीएफ, ये सब इंश्योरेंस, ये सब नहीं मिल पाती है। उसके बाद है रूल्स डू नॉट क्लियरली डिफाइन एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रूल्स है, ये जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर रूल्स है, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रिमेन्स वीक, और इनके लिए सोशल सिक्योरिटी जो प्रोटेक्शन है वो कुछ नहीं किया गया है, बहुत ही कमज़ोर है, सोशल सिक्योरिटी इनकी है ही नहीं। आगे बात करते हैं ग्रेट्युटी इंश्योरेंस। ग्रेट्युटी इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस होते हैं जिसमें इवन एम्प्लॉयर फेल टू पे, जब जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको पे करने में फेल हो जाते हैं तो वर्कर को कुछ रुपए ग्रेटिट्यूड या कुछ अमाउंट रिसीव होते हैं। ठीक है। जिससे उनका ग्रेटिट्यूड बनाने की इतना लिमिट है। लेकिन इसमें कोई भी रूल्स डू नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड हाउ द इंश्योरेंस विल वर्क। इंश्योरेंस है, ग्रेट्युटी इंश्योरेंस है, ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेन डिटेल नहीं है। नो क्लियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है इसमें कोई क्लियरली मेंशन नहीं है। वर्कर्स में स्टिल फेस डिफिकल्टीज रिसीव ग्रेट्युटी। जो ग्रेट्युटी है इसको रिसीव करने में वर्कर्स को बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है अभी भी। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन और कॉग्निशंस। और जो 30% मेंबरशिप होगा अब इस्टेब्लिशमेंट, तभी वह ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होगा यहाँ एज अ ट्रेड यूनियन। उससे कम रहने पर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा ट्रेड यूनियन की तरह। सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स है, प्रॉब्लम है, वो स्मॉल एंड न्यू यूनियन जो होते हैं वो ज़्यादातर 30% थ्रेश होल्ड जो कैपेसिटी है वो रीच नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं स्मॉलर और न्यू यूनियंस, जिसके कारण वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड के अंदर नहीं शामिल हो पाएंगे। उसके बाद जो वर्कर्स में फाइंड इट हार्डर टू ऑर्गेनाइज, जो वर्कर्स है बहुत ही डिफ़िकल्टी से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे या शायद नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर में वीकेंड, जो कलेक्टिवली जो मांगने की जो पावर है वो कमज़ोर हो सकती है क्योंकि वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं होने के कारण।
The requirement is not explicitly mentioned in the code itself but appears in the rules. जो requirements है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली मतलब अच्छी तरह से मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है कोड में, लेकिन उसमें रूल्स में कुछ कुछ बातें दी गई है। अगला बात है कंट्रैक्ट लेबर और कोर एक्टिविटी की। जो कोर एक्टिविटी है, कंट्रैक्ट लेबर ज़्यादातर जो वर्क है कंट्रैक्ट लेबर के बेसिस पे करवाया जाता है, जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कोड अलाउ द यूज ऑफ कंट्रैक्ट लेबर, इन सभी में कंट्रैक्ट लेबर यूज किए जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो रूल्स है ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कोर और नॉन कोर एक्टिविटी। इसमें कौन से एक्टिविटी कोर है, कौन से नॉन कोर है, ये एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयर जो होते हैं, ठीक है, वो कंट्रैक्ट वर्कर को हायर कर सकते हैं इवन फॉर अ परमानेंट कोर जॉब्स। जो परमानेंट कोर जॉब होते हैं उनके लिए भी ज़्यादातर एम्प्लॉय कंट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करेंगे, और उसके बाद कंट्रैक्ट लेबर का काम ही होता है टेम्पररी वर्कर, ठीक है। उसके बाद दिस कैन इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी, और जिसके कारण पूरे इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ सकती है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सब था रूल्स एंड इश्यूज। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द प्लांटेशन वर्कर। जो प्लांटेशन वर्कर है, ठीक है, उनके भलाई के लिए क्या है, तो रूल्स के अंदर जो कोड है कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग वर्कर वेलफेयर एंड सेफ्टी। इसमें सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में प्रोविजंस है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्पेसिफिक वेलफेयर्स मेजर सच एज हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी फॉर प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट क्लियरली प्रोवाइडेड। इसमें हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटेशन नहीं दी गई है। इस प्रकार के फैसिलिटीज जो सेफ्टी है और वेलफेयर है, जो वर्कर वेलफेयर प्रोटेक्शन है, इससे क्या हो सकते, कमज़ोर हो सकते हैं। प्रोटेक्शन कमज़ोर होने के कारण उनका जो वर्क है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बात करें तो ऑलमोस्ट लेबर कोड में जो क्रिटिसिज्म है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, तो सबसे पहला जो वर्कर जॉब सिक्योरिटी में डिक्रीज, जितने भी वर्कर होंगे अब उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वहीं टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट का जो दौर है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड यूनियन में बिकम वीकर्स। जो ट्रेड यूनियन है उसको ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं होने के कारण उनकी मौत, उनकी जो वॉइस है, उनकी आवाज़ है वो कमज़ोर रह जाएगी। गिग वर्कर रिमेन्स इनएडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। जो गिग वर्कर्स है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रिप्लेस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पोस्ट पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे शायद वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के रूप में एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा, फिर उसे निकाल दिया जाएगा। वेज डिटर्मिनेशन लैक क्लैरिटी। जो वेज डिटर्मिनेशन है इसमें क्लैरिटी नहीं है कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेज होना चाहिए। उसके बाद है सेवरल वर्कर्स वेलफेयर सेफ्टी आर मिसिंग। पूरे कई सारे वर्कर के वेलफेयर और सेफगार्ड मिसिंग है। तो ये थी लेबर कोड जो कि इंडिया में अभी जस्ट ही रिन्यू की गई है या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो अमेंडमेंट बिल है 2020, इसको 2020 में ही लाया गया था, ठीक है, लेकिन इसमें अब कुछ अमेंडमेंट की गई है। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं एफसीआर होता है क्या है। जो एफसीआर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो क्या करता है एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी को क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप
जितने भी हैं ये एनजीओ सभी क्या करते हैं, जो फॉरेन डोनेशन यूज करते हैं इन पे कंट्रोल करने, इनको रेगुलेट करने का काम करेगा एफसीआर है, ठीक है, जो बिल्स है। इसका मेन पर्पज है टू इंश्योर द फॉरेन फंडिंग डज नॉट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन सॉवरेनिटी। इनका जो मेन पर्पज है कि जो फॉरेन फंडिंग है हमारे इंडिया में, जो फंडिंग की जा रही है फॉरेन से, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन सॉवरेनिटी को खतरे में नहीं कर सकती या खतरा नहीं दे सकती है। वाई वाज द 2026 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस, ये बिल आखिर इंट्रोड्यूस किया क्यों गया है? तो रिसेंटली ये बिल अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द फॉरेन फंड, जो जितने भी फॉरेन फंडिंग होंगे उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जितने भी होते हैं उसका मिसयूज ना हो, उसको रोकने के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए, टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ एनजीओज और इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है एनजीओज है जो कि फॉरेन फंड रिसीव करते हैं उन पे मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द यूज ऑफ द फॉरेन डोनेशन, जो फॉरेन डोनेशन है उसमें अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना कि ठीक से जो लीगली है इलीगली है ये सब देखने का काम करना। उसके बाद हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट द बिल गिव एक्सेसिव पावर टू द गवर्नमेंट, लेकिन क्रिटिक्स जो है, क्रिटिसिज्म इसका जो है, ये बताते हैं कि बिल जो है एक्सेसिव पावर गवर्नमेंट को दे देगी, जो क्या कर सकती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा कंट्रोल करेगी, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं बिफोर 2026, ठीक है, 2020 में इसको टाइटन करने के लिए ऑलरेडी प्रयास किए गए थे, ठीक है, जिसमें कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए 2020 में, जैसे कि ऑल फॉरेन डोनेशन हैज़ टू बी रिसीव थ्रू अ सिंगल ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस है एनजीओज है, सभी जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करेंगे वो सिंगल ब्रांच से, जो कि स्टेट बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनको बहुत ही कम कर दिया गया, 20% तक कर दिया गया, जो कि पहले 50% था तो उसको 20% कर दिया गया था। उसके बाद जितने भी एनजीओज हैं, ठीक है, एनजीओज could not receive transfer foreign fund to a smaller organizations, और जितने भी एनजीओज हैं वो उन्हें जो रिसीव होते हैं फॉरेन फंड उनका इस्तेमाल वो दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए नहीं किए कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट से रिसीव ब्रॉडर पावर टू सस्पेंड रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो क्या कर सकती है, इस रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है। इसमें भी क्रिटिसिज्म था कि स्मॉलर जो एनजीओज हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर एनजीओज होने के कारण इसको फंड रिसीव करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद है फेथ बेस्ड एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फेस डिफ़िकल्टी, ज़्यादातर जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या क्या करेंगे, तो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सोशल सर्विस डिलीवरी बिकम हार्डर इन द रिमोट एरिया, जितने भी रिमोट एरिया है उनमें सोशल सर्विस देना मुश्किल हो सकता है, हार्डर हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, जितने भी प्रोविजंस है 2026 में इस समय जो लागू किए गए हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं वो देखते हैं। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन मतलब अपने आप कैंसिलेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिलेशन हो जाएंगे अगर एनजीओ, ठीक है, एनजीओ जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सभी का, कोई भी किसी भी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सीज हो सकता है यदि वो रिन्यूअल्स डिनाइड कर दे या रिन्यूअल एप्लीकेशन डिले हो जाए या रिन्यूअल एप्लीकेशंस पेंडिंग में हो, ठीक है, इन सभी के कारण उनका रजिस्ट्रेशन
सीज हो सकता है, रद्द कर दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? टू इंश्योर द टाइमली अप्लायंस विथ FCRA रिक्वायरमेंट। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि जो टाइमली है, NGOज है या इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या कर सके, अप टू डेट कर सके, सरकार को बता सके कि हाँ इतने अमाउंट इतने यहाँ से वहाँ से मिला है, ठीक है। तो रिन्यूड अगर नहीं करते हैं तो टाइमली, तो उनका जो लाइसेंस है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उस डिमेरिट्स इसमें ये है कि जो NGOज है, जैसे कि बताएं, अगर वो टाइमली प्रोसीड्यूरल डिले हो जाए तो भी उनका रजिस्ट्रेशंस रद्द हो सकता है, लॉस कर सकते हैं, ठीक है। या सिस्टम की वजह से या उनकी वजह से अगर डिले हो जाए तो उनके रजिस्ट्रेशन भी लॉस कर सकते हैं। उसके बाद नो रॉन्ग डूइंग नीड्स टू बी प्रूवन, और कोई भी रॉन्ग डूइंग नीड्स जो है उसको प्रूफ नहीं की कर सकते हैं, ठीक है। गिवेंस ब्रॉडर डिस्क्रिशनरी पावर टू अथॉरिटी, और ज़्यादा पावर अथॉरिटी के पास चला जाता है, जिसके कारण जो प्रोसेस है, वीकनेस ड्यू टू प्रोसेस के कारण NGOज का जो प्रोसेस है वो कमज़ोर हो सकता है, वीकेन हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा जो प्रोविजंस है, गवर्नमेंट कंट्रोल और एसेट्स। और जितने भी एसेट्स होंगे इसमें कैंसिलेशन के द्वारा, सरेंडर के द्वारा, सीज के कारण जितने भी रजिस्ट्रेशन एसेट होते हैं, फॉरेन फंडेड जितने भी एसेट होंगे, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जो कि डिजाइनेटेड अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किए होंगे किसी एरिया में, उसके अंडर चले जाएंगे। अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकता है, और इसको मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, इवन इन वो सेल कर सकता है, ठीक है। और सेल करने के बाद जितने भी पैसा होते हैं वो कंसोलिडेट फंड में चले जाएंगे, इंडिया के कंसोलिडेट फंड में। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द फॉरेन फंडेड एसेट, जो फॉरेन फंडेड एसेट है उसके मिसयूज को रोकने के लिए किया गया। डिमेरिट्स एसेट कैन बी टेकन ओवर विदाउट कोर्ट अप्रूवल। डिमेरिट्स है जो कि बिना कोर्ट के अप्रूवल के एसेट को साइज किया सकता है, लिया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट अगेन एक्सेसिव कंट्रोल ओवर NGOज प्रॉपर्टी। ज़्यादातर बोलेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, NGOज की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और फैंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूट सभी इफेक्टेड हो जाएंगे जितने भी FCRAs के कारण चल रहे हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण, फंड डोनेशन के कारण चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, प्रोविजंस एंड परमानेंट वेस्टिंग ऑफ एसेट्स। जो जितने भी एसेट हैं, ठीक है, क्या रूल बनाया गया है? जो इनिशियली है, एसेट आर प्रोविजनली वेस्टेड इन द डिजाइनेटेड। शुरुआत में जो एसेट होंगे किसके हाथों में होंगे? तो डिजाइनेटेड अथॉरिटी के हाथ में होंगे, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड नहीं किया गया तो ये परमानेंटली क्या होंगे? वेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। परमानेंटली उनके अथॉरिटी में चला जाएगा, उसके बाद वो चाहे जो करे प्रॉपर्टी के साथ। डिमांड जो फंक्शन जो है, इनडायरेक्ट कंफिस्केटेड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इनडायरेक्ट रूप से प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। गवर्नमेंट का जो इरादा है, जो इनडायरेक्ट रूप से प्रॉपर्टी पर क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करे, कब्जा करो और उसके जो सेल करो या जो करना है बेच बाच के पैसा लेना, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस में परमानेंटली लॉस एसेट बिल्ड ओवर द डिके। जो ऑर्गेनाइजेशन है दशकों से वो प्रॉपर्टी एसेट बनाकर रखे हैं, वो हमेशा के लिए उनको खोनी पड़ सकती है। उसके बाद है कम्युनिटी सर्विस में भी डिसरप्टेड। जो कम्युनिटी सर्विस है, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है तो ये ना ही उस
प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, ना ही उसके यूज कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल। बिना प्रायर अप्रूवल के वो ना मैनेज कर सकते हैं, ना ही उस प्रॉपर्टी की यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? प्रिवेंट द फंड डाइवर्जिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिंग के दौरान जो है वो जो फंड है डाइवर्जेंस ना कर पाए, उसको रोक सके सरकार। उसके बाद डिमेरिट्स की बात करें तो ऑपरेशन में बिकम्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड, जो ऑपरेशन से कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएंगे। बेनिफिशियरी सफर्स आवर बिफोर अ गिल्टी इज एस्टैब्लिश्ड, जो बेनिफिशियरी से जो बेनिफिट प्राप्त कर रहे थे वो भी क्या सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल, स्कूल्स, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, सब फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है। उसके बाद बात करें ग्रेटर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ज़्यादातर हो जाती है, और ये जो रूल्स है स्टेट एजेंसीज के पास पावर होती है कि वो यूनियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद इन्वेस्टिगेशंस और एफसीआई रिलेटेड केस जारी कर सके। उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद ये एफसीआर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। उसके बाद वाई इंट्रोड्यूस टू इंश्योर सेंट्रलाइज ओवरसाइट, इसको इस उद्देश्य से इंट्रोड्यूस किया गया कि क्योंकि सेंटर है और वो उस पर देख रेख कर सके। मतलब स्टेट एजेंसी को अप्रूव लेना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से पहले, उसके बाद एफसीआरए से रिलेटेड केस को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिमेरिट से एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें डिमेरिट्स ये है कि जो ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, और जो ओवरसाइट है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस मतलब जो इंडिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड हो जाएगा सेंट्रल पे। सेंट्रल के मानो तो अगर वो जो एजेंसी है अगर सेंट्रल को फ़ायदा कर रही है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाएंगे। अगर उनका बात नहीं मान रही तब क्या कर सकते हैं, पूरे कंट्रोल सेंटर के पास हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द इन्फोर्समेंट, और इससे जो इनको लागू करने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स, इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ ऑफिस बैरियर्स। क्यों बनाया गया रूल? क्या रूल है? तो ऑफिस बियरीज एंड की फंक्शन फेस ग्रेटर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़्यादातर ऑफिस का जो कामकाज है वो इसको एक्स्ट्रा जो वर्क है ये उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ऑफिसर्स को। ठीक है, इसमें लीगल एक्शंस का डर। उसके बाद रिड्यूस विलिंगनेस टू सर्व इन एनजीओज, जो इच्छा होती है कि एनजीओज में जाके सर्व करने की वो ख़त्म हो सकती है। डिफ़िकल्टी अट्रैक्टिंग वॉलंटियर एंड ट्रस्टीज, और जो वॉलंटियर होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, वो एनजीओज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि उससे सोशल सर्विस किया जा सके। उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो ना ज़्यादा करे तो वो सोचना भी बंद कर देंगे कि एनजीओज में अब सर्व करना है, वो छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस सब के बाद जो मेजर इम्पैक्ट है एनजीओज और सिविल सोसाइटी पर वो देख लेते थे। एनजीओ, ज़्यादातर एनजीओ क्या होंगे तो सफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, इतने सारे लॉज बना दिए गए कि एनजीओज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और मे शट डाउन फॉर प्रोसीड्यूरल एरर्स, और कुछ प्रोसीड्यूरल एरर के कारण बंद भी हो सकते हैं एनजीओज। फॉरेन डोनर्स में स्टॉप सपोर्टिंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इस नियम के कारण जो फॉरेन डोनर्स है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मदद करना भी बंद कर सकती है। और सिविल सोसाइटी जो एक्टिविटीज़ है में डिक्लाइन, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविटी है जो कि वॉलंटियर ट्रस्टी सब करते हैं वो धीरे धीरे कम हो सकता है। और
जो ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ये सब प्रेशर, ग्रेटर प्रेशर ऑफ क्या करेंगे, सहेंगे, फेस करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ माइनॉरिटी, जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और फैंस है जो कि ट्रस्ट और डोनेशन पे चलते हैं, वो इम्पैक्ट होंगे। रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इम्पैक्ट होंगे। इकोनॉमिकली और सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो जो वेलफेयर सर्विस है उसमें रिडक्शन देखने को मिल सकती है। और एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और NGO चलाते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जो NGO सेक्टर में जितने भी जॉब्स हैं वो जाने की चांसेस बढ़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न होते हैं वो क्या होंगे। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर 19, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ये बाधित होगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसा कि रिलीजियस जितनी भी डोनेशन पे चलते हैं वो उनके कुछ अधिकार हासिल होंगे। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी क्या होंगे, कंसर्न। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।